हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 23 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप यूपीएससी का कोई वनडे एग्जाम देते हैं, पीसीएस कहीं का देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, एसएससी का देते हैं, रेलवे का देते हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए करंट अफेयर अगर पूछा जाएगा उसमें तो 100% महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। साथ में आपका स्टैटिक्स और मैप भी कंप्लीट कर दिया जाता है ताकि आपका बैकग्राउंड का क्वेश्चन, जितना भी पीछे का क्वेश्चन स्टैटिक्स का क्वेश्चन बनता है वो कंप्लीट होता चले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पे पहुंचता रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अस्थाई मिशन राउंड टेबल का संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय में जो हो रहा है उसका मेजबानी कौन करेगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा रशिया है, चौथा इंडिया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंडिया है। हम लोग जानते हैं कि G20 का इस बार का मेजबानी कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है। उसके लिए क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इसको अस्थाई मिशन गोलमेज सम्मेलन का इस बार मेजबानी करने के लिए भी मिला है। इस बार जो बात किया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितना है, 17 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इस बार का जो शीर्षक रहने वाला है गांधीवाद न्यासधारता रहने वाला है अस्थाई मिशन गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, अगर आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछे तो यूनाइटेड नेशन कब बना था, तो 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। कहाँ बना था, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये बना था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में ही है। इसका अगर कोई पूछे कि बनने के समय कौन कौन इसका फाउंडर मेंबर था, तो ये तो नहीं याद रखिएगा सब कौन कौन था, लेकिन जरूर ये याद रखना है कि इंडिया जो था फाउंडर मेंबर था। ठीक है, ये बात याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बन सकता है और पूछ भी सकता है कि क्या यूनाइटेड नेशन जब बना था तो यूनाइटेड नेशन बनने के समय इंडिया फाउंडर मेंबर था। तो हाँ, इंडिया फाउंडेड मेंबर था। ठीक है, इसको बहुत सारा पुरस्कार मिला है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। ये नहीं सोचिएगा कि कोई पर्सन को ही नोबेल पीस पुरस्कार मिल सकता है, नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी नोबेल पीस पुरस्कार मिल सकता है और कोई पर्सन को भी मिल सकता है। ठीक है, इसका अगर सब्सिडरी पूछे कि कौन कौन है, तो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, ये बात याद रखिएगा। और सेक्रेटरी जनरल इसका कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस इसके अभी सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, 19 फरवरी को, दूसरा है 20 फरवरी को, तीसरा है 21 को, चौथा है 22 फरवरी को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 21 फरवरी को हर साल क्या होता है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज मनाया जाता है। ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है और इसके जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाओ, भाषा के प्रति, संस्कृति विविधता को तथा बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है इसके तहत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के तहत क्या करना है, जागरूकता और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के भाषा के प्रति क्या करना है, जागरूक करना है लोगों को। सांस्कृतिक जो विविधता है उसको बीच में क्या करना है, संबंध को गहरा बनाना है, और बहुभाषावाद को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इस बार का अगर थीम आपसे पूछे तब बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता इस बार का इसका थीम है, मतलब कि सब्जेक्ट है, विषय है। ठीक है, इसका जो घोषणा हुआ था कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1999 को क्या किया गया था कि घोषणा किया गया था कि 21 फरवरी को क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाएगा। और 21 फरवरी 2000 से क्या हुआ कि हर साल क्या हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, और किसके द्वारा एक किया गया था घोषणा, ये भी बात याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा घोषणा किया गया था। अगर यूनेस्को के बारे में आपसे पूछे तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस जो फ्रांस है, फ्रांस में है। ठीक है, ये बना कब था, तो 16 नवंबर 1945 को ये बना था। और इस कहाँ बना था, तो लंदन में बना था, जो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, और इसका अगर बारे में पूछे कि इसका फाउंडर मेंबर कौन था, तो इंडिया इसका भी फाउंडर मेंबर था। ठीक, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो यूनाइटेड नेशन है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला है रजत पदक, सिल्वर मेडल, दूसरा है ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा है गोल्ड मेडल, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसको क्या हुआ कि इंडिया को जो एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप दुबई में हो रहा था, वहां पर क्या हुआ कि इंडिया को चाइना जो है 2-3 से हराकर सिर्फ इंडिया को क्या हुआ कि कांस्य पदक ही मिल सका।
क्योंकि ये सेमीफाइनल में चाइना से हार गया था। ठीक है, और इस बार कहाँ हो रहा था, तो दुबई में हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस फोटोग्राफर ने नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता का 2023 का खिताब जीता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, कार्तिक सुब्रमण्यम को, आलोक रंजन को, रविंद्र शर्मा को या कैलाश चंद्र को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कार्तिक सुब्रमण्यम को इस बार का पिक्चर ऑफ द ईयर चुना गया है, जो नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा मेजबानी किया जाता है हर साल। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसी के लिए क्या हुआ है कि कार्तिक सुब्रमण्यम को फोटो ऑफ द ईयर इस बार चुना गया है, जो इंडिया का है। इसमें दिखाया क्या गया है कि एक जो बाज है वो अपने रहने के लिए, बसने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसी को इसमें दिखाया गया है। और ये जो इसका जो शीर्षक है तस्वीर का, RRR मार्टिन के लोकप्रिय उपन्यास से लिया गया है, ए डांस विथ ड्रैगन से ये जो है इसका शीर्षक प्रेरित है। इतना बात याद रखना है। तो किसको दिया गया है, तो कार्तिक सुब्रमण्यम को। कहाँ के रहने वाले, तो इंडिया को रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो पहला ऑप्शन है कंतारा, दूसरा ऑप्शन है RRR, तीसरा है द कश्मीर फायर, चौथा है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, RRR को दिया जा रहा है फिल्म ऑफ द ईयर। दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार के तहत किया जाता है, इस बार का फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो RRR। इसका जो अगर आपको पूछे कि इसका निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, तो SS राजामौली थे, हम लोग जानते हैं, और रामचरण और NTR जूनियर NTR इसके लीड हीरो थे। ठीक, इस बार जो है बेस्ट फिल्म का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के द्वारा जब बेस्ट फिल्म का किसको दिया जा रहा है, तो विवेक अग्निहोत्री के द्वारा जो निर्देशन किया गया था द कश्मीर फाइल को दिया गया है, और RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर काम करता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा का, जो भारत का सिनेमा का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ये भी पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत ये काम करता है, और ये जो है प्रति वर्ष इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था इसका, मतलब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था 2023 का, तो ये कहाँ पर हुआ है, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये भी बात याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि UPI जो है, भारत का जो UPI भीम है और पे नाउ है, कहाँ का है ये तो बताना है, को 21 फरवरी 2023 को दो देशों के नागरिकों के बीच धन के तेजी से आदान प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। पे नाउ किस देश की भुगतान प्रणाली है, जैसे इंडिया के लिए UPI है, तो पे नाउ किस देश का भुगतान प्रणाली है, किस देश का फिनटेक कंपनी है या फिनटेक जो है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है रसिया, तीसरा है सिंगापुर, चौथा क्या है नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सिंगापुर के है। सिंगापुर का जो पे नाउ है और इंडिया का जो UPI है, इसको दोनों को क्या किया जाएगा, एकजुट किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इंडिया और सिंगापुर के लोग अपने धन को आदान प्रदान करने के लिए तेजी लाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इधर का जो अपने प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री है ली सिन लुंग ने क्या किया है कि डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक बड़ी डील के हस्ताक्षर किए हैं इंडिया के साथ सिंगापुर। ठीक है, पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के UPI से जो जुटेगा पे नाउ, उसके साथ क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी शुरू होगा। जैसे इंडिया जो है अपना देश है और सिंगापुर है जो दूसरा देश है, तो दोनों देशों में क्या होगा कि एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होने लगेगा। इसका एक कनेक्टिविटी शुरू होगा तो क्या होगा कि वहां पर अगर कोई यहाँ से जाता है, इंडिया से जाता है घूमने, या इंडिया आता है सिंगापुर से, तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन देना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो सिंगापुर के है पे नाउ और इंडिया का है जो UPI, दोनों क्या किए रहेगा, एक दूसरे से साझेदारी किया रहेगा, इसलिए। ठीक है, और इसका जो मेजबानी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री अपने जो नरेंद्र मोदी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए हैं, शुरुआत इसका किए हैं 21 फरवरी को। ठीक, चलिए, अगर सिंगापुर के बारे में पूछ सकता है इसका कुछ बारे में, तो सिंगापुर का जो करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर इसका करेंसी है। अगर इसका कैपिटल पूछे तो सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ली सिन लुंग है इसका प्राइम मिनिस्टर। और इसका आबादी कितना है, तो 55 लाख
करीब करीब इसका आबादी है वर्ल्ड बैंक के अनुसार से। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो मलय, इंग्लिश और तमिल और मंडारिन जो चाइनीज है यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबा के भी रखिएगा। चलिए, अगर सिंगापुर के बारे में पूछे तो सिंगापुर कहाँ पर है, तो सिंगापुर मलेशिया के नीचे है और इंडोनेशिया के ऊपर है, एक टापू देश है। ठीक है, मतलब चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, किसी से लैंड बाउंड्री जल्दी टच नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा बाउंड्री जो है मलेशिया से टच करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर जो है उनकी उपस्थिति में गल्फ फूड दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ओम बिरला, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है नरेंद्र सिंह तोमर और चौथा क्या है, पशुपति कुमार पारस के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, पशुपति कुमार पारस के द्वारा सऊदी दुबई में क्या हुआ है कि गल्फ फूड दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किन के द्वारा किया गया है, तो पशुपति कुमार पारस के द्वारा किया गया है 20 फरवरी को, और दुबई में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा। इंडिया पवेलियन जो है सबसे बड़ा पवेलियन है, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें क्या है कि इंडिया पवेलियन में 306 कंपनी भाग लिया है और एमएसएमई भी, प्रमुख एमएसएमई भी भाग लिया है और स्टार्टअप भी, ये सारे क्या हुआ है कि एक मंच पे आया है, ये बात याद रखना है। अगर यूएई के बारे में आपसे पूछ ले तो यूएई के फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, और इसका कैपिटल पूछे तो कहाँ बताना है, अबू धाबी बताना है। इसका करेंसी क्या है, तो दिरहम इसका करेंसी है, और इसका पॉपुलेशन पूछ ले तो 1 करोड़ यहाँ के करीब करीब आबादी है। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो अरेबिक है, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर इसका पूछे कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात ए है और इसका ए अबू धाबी क्या है, कैपिटल है। इधर सऊदी अरबिया से बाउंड्री टच करता है, इधर ओमन से करता है, और इसका ओमन का ही यहाँ पर भी पार्ट है। इधर किससे बाउंड्री टच करता है, तो गल्फ ऑफ ओमन से करता है, ये बात याद रखिएगा। और इधर क्या है, पर्शियन गल्फ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है। मिक्स्ड टीम वो होगा जो 2 या 2 से ज्यादा अगर उसमें होगा तो क्या होगा, उसको मिक्स्ड टीम बोला जाता है। मतलब कि एक तरफ से 2-2 खिलाड़ी अगर हो तो क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड टीम बोला जाएगा। एक तरफ से एक खिलाड़ी हो तो उसको एकल टीम बोला जाता है। ठीक है, तो कौन जीता है ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन इंडिया, दूसरा है रशिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है अर्जेंटीना। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इंडिया के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, इंडिया जो है एयर पिस्टल और राइफल में दोनों में जो 10 मीटर का प्रतियोगिता हुआ है उसमें क्या हुआ है कि ए गोल्ड जीता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर राइफल में कौन मिश्रित टीम में थे तो ये अगर पूछ ले तो रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल थे और नर्मदा नितिन थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 10 मीटर एयर राइफल में ये जो है ISSF में विश्व कप 2013 में क्या हुआ, गोल्ड मेडल जीते हैं। और एयर पिस्टल में कौन जीते हैं, तो वरुण तोमर और रिदम सागवान थे, ये बात याद रखना है। और वरुण जो तोमर थे पुरुष में एकल टीम में क्या हुआ कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एक कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, अगर ISSF का फुल फॉर्म पूछे आपसे तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जो राइफल एंड पिस्टल शॉर्ट गन कैटेगरी में एक क्या कराता है, ओलंपिक में इन्वेट्स का शासी निकाय है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो यहाँ का जो राज्यपाल है गंगूभाई पटेल, वो इसका उद्घाटन किए हैं। ये 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो इसका आनंद ले सकते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव का। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि भारत हम लोग जानते हैं इस बार की अध्यक्षता G20 का कर रहा है। उसमें कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक भी 23 फरवरी से 25 फरवरी तक कहां पर हुआ था, खजुराहो में हुआ था, खजुराहो में ही हुआ था। ठीक है, और खजुराहो नृत्य महोत्सव में मध्य प्रदेश के रूपांकर कला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और कृतियों के एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगर मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछ ले तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 का इसको फॉर्मेशन किया गया। और इसका जो कैपिटल कहाँ है, तो भोपाल इसका कैपिटल है। और सबसे बड़ा सिटी पूछ ले तो क्या है, इंदौर है। और सबसे स्वच्छ सिटी भी है इंडिया का। ठीक है, हर बार जीतता है यही स्वच्छ सिटी में। अगर इसका
गवर्नर बोले तब मंगू भाई पटेल है, और यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पर कैसा सदन है, तो एक सदन वाले ये राज्य है, दो सदन वाले राज्य कौन कौन है, तो कितना है, तो ये बात याद रखिएगा, 6 है। कौन कौन है वो मैप से बता देंगे ताकि याद रहेगा। अगर यहाँ पर असेंबली का कितना सीट है, मतलब विधानसभा का सीट कितना है, तो 230 यहाँ पर विधानसभा का सीट है। लोकसभा का सीट कितना है, तो 29 है, और राज्यसभा का सीट 11 है। मध्य प्रदेश के अपना हाई कोर्ट है जो कहाँ पे है, जबलपुर में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को इंडिया का हार्ट भी बोला जाता है, दिल भी बोला जाता है। और किससे किससे बाउंड्री टच करता है, तो ऊपर ये राजस्थान से करता है, इधर गुजरात से करता है, इधर महाराष्ट्र से करता है, इधर छत्तीसगढ़ से करता है, और इधर उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है। ठीक है, अगर हम लोग मैप पर देखें कि कौन कौन सा जो राज्य है जहां पे क्या है आपका 2 सदन वाले राज्य है, तो पहला क्या है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा, ठीक है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश है, चौथा क्या है तेलंगाना, और पांचवा क्या है उत्तर प्रदेश है, और छठा क्या है बिहार है। तो ये आपका 6 राज्य जो है 2 सदन वाले राज्य है। पहले एक और राज्य था 2019 के पहले, ठीक है, वो कौन था, जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर में को क्या किया गया 2019 में, यहाँ से 370 जो धारा था, आर्टिकल था, उसको खत्म कर दिया गया, और 2 यूनियन टेरेटरी में इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, एक तो जम्मू कश्मीर बना, एक लद्दाख बना। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। और वहां पर जो 2 सदन वाले राज्य था उसको खत्म कर दिया गया है। तो अभी कितना है, तो 6 है। ठीक है, बाद में बढ़ेगा घटेगा वो बता देंगे, लेकिन अभी तत्काल में कितना है, तो 6 ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, माउंट एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है लाहौत्से, चौथा क्या है, मकालू है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, माउंट एवरेस्ट पर किया गया है। पहले भी ज्योग्राफिकल जो था, नेशनल ज्योग्राफिकल था, और रोलेक्स के मिलकर क्या किया गया था, इसको द्वारा क्या किया गया था, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौसम की जानकारी देने के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा, नेशनल ज्योग्राफिकल के द्वारा। ये बात याद रखेगा, मई में ये काम किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ कि पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों के एक टीम ने जो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, उसके 39 मीटर नीचे, मतलब 8810 मीटर पर एक नया मौसम केंद्र बनाया गया है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर हम लोग जानते हैं कि तूफानी हवाओं के कारण दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन नष्ट हो गया था, इसलिए ये अभी बनाया गया है। ठीक, तो इसको क्या किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है। ये जो पहले कौन बनाया था, नेशनल ज्योग्राफी और रोलेक्स के द्वारा ये बनाया गया था, जो नष्ट हो गया है, मई में बनाया गया था, उसी के लिए क्या किया गया है, पुनर्निर्माण किया गया है, फिर से उसका निर्माण किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।